अच्छा, एटीपी में मैं आपको बिल्कुल स्टार्ट से बता रहा हूँ, तो आपकी जो भी कंफ्यूजन है तो वो इसमें आपको क्लियर हो जाएगा। एक तो ये है कि इसका वेटेज कम होता है, क्योंकि ये पेपर इजी है, मतलब 20% इसका वेटेज होता है। तो इसका वेटेज ज़्यादा नहीं होता। आपके पूरे 100% में से अगर आप देखो तो 20% इसका वेटेज होगा। स्टिल आपके पास जो 50% है वेटेज, वो थ्योरी का ही होता है, क्योंकि वो थ्योरी आप काफ़ी डिटेल में पढ़ रहे होते हो, काफ़ी उसमें चैप्टर्स चीज़ें आप पढ़ते हो, तो उसका वेटेज सबसे ज़्यादा रखा जाता है, इसका वेटेज कम होता है। ठीक है। और इसके अलावा इसमें आपने एक चीज़ बहुत क्लियरली याद रखनी होती है, जैसे आपके सिलेबस में A1 A2 A3 इस तरह से कंपोनेंट्स को डिवाइड किया जाता है। तो खैर वो अभी तो फिलहाल आपके लिए ज़रूरी नहीं है, आप उसको याद रखो। ठीक है। दूसरी बात यह है, बस आपको इतना याद रखना है कि अब आपको इसमें प्रैक्टिकल अप्रोच थोड़ी सी रखनी होती है। ठीक है। आप अपना जो थ्योरी में पढ़ के आए हो ना, या अभी जो अभी थ्योरी का एग्जाम देगा जिसका भी रहता है बाकी, तो उसको आप थोड़ा सा एक साइड पे कर देना, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल आपने थोड़ा सा सोचना होता है। इसमें कोई भी आपने फॉर्मूला खुद से नहीं लगाना। ठीक है, ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई फॉर्मूला आप खुद से नहीं लगाओगे जब तक वो आपसे पूछेंगे नहीं कि आप इक्वेशन लिखो या इस तरह से लिखो। ठीक है। और दूसरी बात ये कि आपने कोई इंफॉर्मेशन खुद से इंक्लूड नहीं करनी अपने आंसर में जब तक वो आपसे स्पेसिफिक पूछेंगे नहीं। ठीक है, थ्योरी में पेपर डिफरेंट होता है। उसमें सारी चीज़ें आपको जितनी भी आपने पढ़ी होती है थ्योरी में, तो वो कुछ भी आ सकता है और किसी भी फॉर्म में वो अप्लाई हो सकता है, किसी भी टॉपिक के साथ वो मिक्सअप होकर आ जाता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, सिर्फ आपने प्रैक्टिकल देखना है कि इसकी प्रैक्टिकल जो है वो पॉसिबिलिटी कैसी होगी, और जो गिवन कंडीशन है उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। एक बात तो ये हो गई। ठीक है। दूसरी बात ये कि जो इसमें चैप्टर्स होते हैं या टॉपिक्स आप कह लो, तो वो टोटल 4 होंगे, जिनके प्रैक्टिकल्स हम लैब में कर सकते हैं। सिर्फ वो ही टॉपिक्स जो है वो एटीपी का पार्ट होते हैं। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जर्नल फिजिक्स तो कंपलसरी है, क्योंकि उसके जितने भी आपने टॉपिक्स पढ़े उसमें मोमेंट्स हो गया, फोर्स, इक्विलिब्रियम एक्सेट्रा, तो उससे रिलेटेड आप इजीली एक्सपेरिमेंट्स लैब में परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद नंबर 2 थर्मल हो गया। नंबर 3 लाइट सेक्शन हो गया। और नंबर 4 इलेक्ट्रिसिटी। मतलब ये चीज़ें सारी ऐसी हैं कि जिसमें आप प्रैक्टिकल स्कूल लैब में इजीली परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है। न्यूक्लियर और स्पेस बिल्कुल भी नहीं आता। ठीक है, ना आएगा तो उन दोनों को आपने एटीपी में कंसिडर नहीं करना बिल्कुल भी, क्योंकि उसके प्रैक्टिकल हम लैब में कर ही नहीं सकते, स्कूल लैब में स्पेसिफिक। ठीक है। तो ये एक चीज हो गई। दूसरी बात ये कि अब इन टॉपिक्स में से हमारे पास क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं। ठीक है। अब चाहे आप आईजीसीएसई दे रहे हो या ओ लेवल, ठीक है, दोनों का पेपर का पैटर्न अब एक जैसा है। तो आप कोई भी बोर्ड अगर दे रहे हो दोनों में से, तो आपको एक जैसी प्रिपरेशन करनी है। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम क्वेश्चंस की बात करें, तो दोनों आप चाहे 5054 दे रहे हो, तो इस डिफरेंस को आप एटीपी में कंसिडर नहीं करना, क्योंकि पहले डिफरेंट था पैटर्न ओ लेवल्स का, लेकिन अब दोनों का सेम हो गया है। तो इस चीज़ में आप कंफ्यूज नहीं होना कि हमारे पेपर कैसा होगा, उनके पेपर में क्या डिफरेंस है, तो हम कौन से पेपर प्रैक्टिस करें। आप दोनों में से कोई भी कर लो, एक ही बात है। ठीक है। और दूसरी बात ये कि इसमें टोटल आपको 4 क्वेश्चंस मिलेंगे। अच्छा, इसमें से 4 क्वेश्चंस इस तरह से डिवाइड होते हैं कि 2 क्वेश्चंस जो होंगे वो आप समझ लो सिंपल पैटर्न पर होंगे, यानी इंफॉर्मेशन गिवन होगी, उसके अकॉर्डिंगली आपने आंसर करना है। ठीक है। तो 2 क्वेश्चन सिंपल पैटर्न पर होंगे। ठीक है। तो ये सिंपल का आपको अभी आगे समझ भी आ जाएगा।
तो यहाँ पर अब आपके पास ये पॉसिबिलिटी है कि दो क्वेश्चन सिंपल आएंगे लाजमी। अब वो इन चारों में से किसी भी दो टॉपिक्स के होंगे। फॉर एग्जांपल लाइट का आ गया, इलेक्ट्रिसिटी का आ गया, सिंपल क्वेश्चंस। और दूसरी बात ये कि आपके पास एक क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें आपको कंपलसरी ग्राफ मिलेगा। ठीक है, ग्राफ कंपलसरी होगा। और दूसरा जो क्वेश्चन अब बाकी रह गया ना टोटल फोर में से, वो क्वेश्चन होगा प्लानिंग क्वेश्चन। और वो लास्ट क्वेश्चन होता है आपके पेपर का, क्वेश्चन नंबर 4। तो ये टोटल चार क्वेश्चंस इस तरह से डिवाइड होते हैं। और इनमें से जो दो क्वेश्चंस हैं जिस पे सिंपल लिखा है मैंने, इसका मतलब ये होता है कि इसमें आपको कुछ अलग से नहीं करना होगा। इन्फॉर्मेशन गिवन होगी, आप लाइन रीड करते जाओ और उसको सॉल्व करते जाओ, वो होता रहेगा। ठीक है, ग्राफ में ये है कि थोड़ा सा जो ग्राफ बनाना होता है 4 मार्क्स के लिए, उसका आपको तरीका थोड़ा सा आना चाहिए। कि ग्राफ जैसे हम थ्योरी में बनाते थे वो अलग था, यहाँ पर आपने पूरा खुद से प्लॉट करना होता है, तो वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो उसमें थोड़ी सी बस दो तीन चीजें आपको मेजर देखनी होती हैं, और प्लानिंग क्वेश्चन आपने खुद डिजाइन करना होता है। लेकिन ये आसान होता है, इसमें आपको इतना ज्यादा कोई डिफिकल्टी नहीं होगी थ्योरी की तरह। ये उससे बहुत आसान है। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल क्वेश्चंस देखने से पहले अगर कुछ जर्नल चीजें हों, जैसे कि जर्नल फिजिक्स से अगर आप देखो, तो इसमें नोट्स में आपको सारी चीज़ें वैसे मेंशन है, लेकिन आपको ये इतनी सारी ना तो याद करनी है, ना आपसे इनकी डेफिनेशंस पूछी जाएंगी। ये सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए है। इनमें से जो बहुत हाईलाइटेड चीज़ें जो आपके पास एग्जाम के पेपर्स क्वेश्चंस में आती हैं, उसमें से सबसे पहला है पैरेलक्स एरर। ठीक है। अब क्योंकि पैरेलक्स एरर एक प्रैक्टिकल आपके पास यहाँ पर अप्रोच होती है, जैसे आप फ्रंट से रीडिंग नोट कर रहे हो या साइड से रीडिंग नोट कर रहे हो, तो इसमें प्रॉब्लम क्या होता है। अब आप ये देखो, फ्रंट से रीडिंग नोट की तो आपको रूलर पे ये रीडिंग नजर आ रही है, साइड से आप रीडिंग नोट कर रहे हो तो आपको ये रीडिंग नजर आ रही है, तो दोनों में डिफरेंस आ रहा है। ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस में अगर वो आपसे जैसे पूछते हैं कि आप एक इसमें प्रिकॉशन या कोई ऐसा एरर सजेस्ट करो कि जिसकी वजह से ये रीडिंग में चेंज आया है, ये रीडिंग में प्रॉब्लम आई है, तो उसमें एक पॉसिबिलिटी ये भी होती है पैरेलक्स एरर। तो अगर आप कोई रूलर से रिलेटेड, मीटर रूल से रिलेटेड, मेजरिंग टेप से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, या मेजरिंग सिलेंडर है जैसे, जिसमें आप वाटर डाल के वॉल्यूम नोट करते हो, तो इस तरह की सिनेरियोज में अगर आपके पास रीडिंग में कोई चेंज आता है, तो उसमें सबसे पहला आपके पास पॉसिबल चांस यही होता है एरर का, कि पैरेलक्स एरर की वजह से रीडिंग आपकी गलत आ रही हो। ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सी बात है। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखी हुई भी है, अगर आप भूल जाओ तो इसमें से जो हाईलाइट कर रहा हूँ वो इम्पॉर्टेंट है, बस आप उनको भी कर लोगे तो वही क्वेश्चंस में आपको चीज़ें नज़र आएंगी। ठीक है, क्योंकि पहले पुराने सिलेबस में कुछ चीज़ें डिफरेंट थी, अब वो नहीं है। तो जो अब आती हैं उनसे रिलेटेड चीज़ें हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो पैरेलक्स एरर आपके पास इसका क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे एक रूलर है और उसमें 5 स्टूडेंट्स मेजर कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, जो स्टूडेंट फ्रंट पे खड़ा होगा उसको सही नज़र आएगी वैल्यू फ्रंट पे, जो साइड से देखेंगे उसको डिफरेंट नज़र आ रही होगी। ठीक है। तो एक चीज़ ये हो गई पैरेलक्स एरर। इसी तरह से आपके पास एक्सपेरिमेंट्स में, आपको जैसे थ्योरी में याद होगा कुछ जगह पर हमें एक्सपेरिमेंट लिखना होता था, उसमें हम लिखते थे कि हम मल्टीपल टाइम रिपीट करेंगे फिर उसका एवरेज लेंगे। ठीक है। तो ये मल्टीपल रिपीट वाली चीज़ जो है वो यहाँ पर बहुत कॉमन होती है। जैसे आप यहाँ पर देखो, पेंडुलम की बात हो रही है कि पेंडुलम को ऑसिलेट करवा रहे हैं, उसका टाइम पीरियड नोट कर रहे हैं। ठीक है। अब 10 ऑसिलेशंस करवाई, और उसमें ये है कि आपने 10 ऑसिलेशंस को 3 4 या 5 बार किया, फिर उसका एवरेज कैलकुलेट कर लिया। ठीक है। तो ये कॉमन प्रैक्टिस बहुत होती है एक्सपेरिमेंट्स में। तो खैर इसका फॉर्मूला वगैरह वो आपसे ऐसा नहीं पूछेंगे, बस ये है कि आपने इस चीज़ को अपने माइंड में रखना है कि रिपीटेशन और एवरेज वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है। बाकी एम मीटर, वोल्ट मीटर, इनके बारे में कोई नई चीज़ नहीं है, आपको पता है। वोल्ट मीटर आपने थ्योरी में भी पढ़ा है, यह हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है, और इसका काम क्या है, वोल्टेज मेजर करना। इससे ज़्यादा वो आपसे कुछ पूछेंगे नहीं इसमें। सेम इसी तरह से अगर एम मीटर की बात की जाए, तो ये सीरीज में कनेक्ट होता है। इन केस अगर कोई
आपसे पूछ ले इसमें क्वेश्चन में कि एम मीटर है और कोई डायग्राम बनी आ जाए फॉर एग्जांपल एटीपी पेपर में, और वो इनकम्प्लीट हो, एम मीटर आपने दिखाना है कहाँ लगेगा, तो इस तरह से भी क्वेश्चन हो सकता है 1 मार्क के लिए। लेकिन बस सीरीज पैरेलल और इनकी जो बेसिक वर्किंग है, इससे ज्यादा कोई आपसे पूछेगा नहीं। ठीक है। और मीटर रूल बहुत कॉमन है। ठीक है, आप सबको ही पता है, इसमें टोटल 100 सेंटीमीटर्स होते हैं मीटर रूल में, एक चीज ये आपको पता हो बेसिक। और बाकी जो स्ट्रेट ट्रैक होते हैं उनको मेजर करने के लिए आप यूज करते हो। ठीक है। और जहां पर कर्व आपके पास ट्रैक आ जाए या 100 सेंटीमीटर से बड़ा ट्रैक आ जाए, तो वहां पर आप यूज करते हो मेजरिंग टेप। ठीक है, अब जैसे टेबल का कॉर्नर है, अब टेबल साइड से टर्न हो रही है, अब आपने उसका मेजर करना है। ठीक है, साइड्स। तो उसके लिए आप रूलर यूज नहीं कर सकते, क्योंकि रूलर तो रिजिड होगा, तो वो फोल्ड नहीं हो पाएगा। तो आप मेजरिंग टेप यूज करोगे। ठीक है। तो अगर आपके पास लेंथ बड़ी है तब भी मेजरिंग टेप यूज कर रहे होते हैं, या अगर लेंथ उतनी ही है लेकिन कर्व है या राउंड है, तो उस सिनेरियो में फिर आप मेजरिंग टेप यूज करोगे। ठीक है, दो बातें हो गई। इसी तरह से मेजरिंग सिलेंडर है, केमिस्ट्री में भी आपने काफी बार पढ़ा होगा। ठीक है, बहुत कॉमन सा होता है, इस पे सारी मार्किंग्स होती है वॉल्यूम की। बस आपने इसमें वाटर को फिल करना होता है और उसका वॉल्यूम नोट करना होता है। जैसे वाटर बॉटल होती है 500 ml, अब उस पे कैपेसिटी लिखी हुई है, तो आप उसमें कोई भी लिक्विड फिल करोगे तो वो 500 ml के इक्वल होगा। इसी तरह से इस पे भी मार्किंग होती है, 10, 20, 30, 40, जितना सेंटीमीटर क्यूब हो या मिलीलीटर क्यूब हो, तो उसके अकॉर्डिंगली आपके पास जो है वो वैल्यूज होंगी। ठीक है। और दूसरी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपके पास क्वेश्चन में आपको काफी जगह पर नजर आएगी, वो ये जो अंडरलाइन भी हुई भी है, ब्रिंगिंग द आई ऑन लेवल विद द लोअर मेनिस्कस। क्योंकि अगर आप इसको थोड़ा सा जूम इन करके देखते हो, तो होता है कि वाटर का लेवल आपको थोड़ा सा कर्व नजर आता है इस तरह से। अब इस कर्व होने की वजह से अब आपके पास क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट्स जब मेजर कर रहे होते हैं तो वो ऊपर वाली वैल्यू को कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है। और कुछ जो है वो बॉटम। तो इसकी वजह से आपके पास जो है वो रीडिंग्स में डिफरेंस आता है। लेकिन आपको हमेशा याद रखना है कि लोअर मेनिस्कस से आपने मेजरमेंट करनी है। ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस में आपको ये मिलेगा भी कि आपके पास जैसे डायग्राम बनी हुई है और उसमें उन्होंने आपसे कहा कि बस आप एक लाइन मार्क कर दो कि किस लेवल से आपको मेजर करना चाहिए, तो उसमें बहुत क्लियर उन्होंने मैग्नीफाइड डायग्राम बनाई होती है। ये तो सिर्फ एग्जाम्पल के लिए छोटी डायग्राम बनी हुई है यहाँ पर, तो उसमें उन्होंने मैग्नीफाई कर किया होता है ताकि आपको उसमें अपर और लोअर मार्क करने में ईजी हो जाए। ठीक है। तो इसमें आपने याद रखना है कि ये अपर मेनिस्कस से आपने नोट नहीं करना, लोअर से करना है। ठीक है। तो वो जो इस तरह से कर्व बना हुआ है, अगर आप इसको बहुत जूम करके देखो, तो इसमें जो आपने रीड करना होगा वो यहाँ से करना है। ठीक है, यहाँ से नहीं करना, अपर। और सिक्स्थ पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, सेट स्क्वायर एंड मीटर रूल। अभी मतलब आपने जितने नाम देखे ना, उसमें एक मेजरिंग सिलेंडर और ये सेट स्क्वायर, ये दो चीजें थोड़ी सी ऐसी होंगी जो आप बहुत कम मतलब क्वेश्चंस में प्रैक्टिस करते हो। मीटर रूल तो बहुत कॉमन है, मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स हर जगह पर वो आपको मिल जाता है और वो बहुत कॉमन हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। लेकिन ये सेट स्क्वायर का यूज जो है वो आपको शायद पहली बार भी आप देख रहे हो या मैथ्स में कभी किया हो तो आपको याद हो, क्योंकि ये हम कॉमनली यूज करते नहीं है कहीं पर। अच्छा, ये क्यों यूज करते हैं, आपके पास यहाँ एग्जाम्पल डायग्राम बनी हुई है, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि इसका यूज क्या है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने स्प्रिंग को हैंग किया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, अब ये स्प्रिंग आपने हैंग किया है। अब मसला ये कि स्प्रिंग थोड़ा सा सेंसिटिव है, क्योंकि अगर आप इसके साथ रूलर अटैच करके रखते हो तो हो सकता है थोड़ा सा टिल्टेड हो जाए और रीडिंग लेने में आपको प्रॉब्लम हो, या इसमें थोड़ी सी मूवमेंट आ जाए अपनी जगह से, और आप चाह रहे हो कि बिना इसको मूव किए इसकी मेजरमेंट आप लेना चाह रहे हो। ठीक है। तो इस तरह के सिनेरियो में क्या होता है कि आप जो है वो सेट स्क्वायर यूज कर लेते हो। अब जैसे आप देखो कि रूलर एक जगह पर आपने फिक्स कर दिया। ठीक है।
आपने इसे आयरन स्टैंड के साथ फिक्स कर दिया। अब रूलर बिल्कुल वर्टिकल है, ये अपनी जगह से नहीं हिल सकता। आपने इसे वर्टिकल रखा, अब आप क्या करोगे, इसके सामने सेट स्क्वायर रखो। सेट स्क्वायर से आपको आसानी होती है, बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर है, और ये साइड बिल्कुल इसके 90 डिग्री हॉरिजॉन्टल होगी। तो ये आपको बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग नोट करने में हेल्प करेगा। तो अब आप ये देखो, ये स्प्रिंग के बिल्कुल यहाँ पर रिंग पे आ रहा है, तो आपको इसकी क्लियरली यहाँ से रूलर से रीडिंग मिल जाएगी। सही है। तो इसलिए हम सेट स्क्वायर यूज करते हैं। और ये भी आपको क्वेश्चन में अक्सर पार्ट्स में नजर आएगा 1 या 2 मार्क के लिए, कि आप सेट स्क्वायर की एक रफ, मतलब एक डायग्राम बनाकर दिखाओ। बहुत डिटेल नहीं पूछते डायग्राम कि 4 मार्क्स की हो, 3 मार्क्स की हो, 1 या 2 की होगी ज्यादा से ज्यादा। कि आप डायग्राम बनाकर शो करो कि आप इसको एक्यूरेटली मेजर कैसे कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल पेंडुलम है, पेंडुलम में हैंग कर रहा हो स्पेयर, उसका आप सेंटर से लेंथ फाइंड आउट करना चाह रहे हो थ्रेड की, उसमें आप ये यूज कर सकते हो। ठीक है। तो बस ये डायग्राम आपने याद रखनी है, एज इट इज आप इसको कॉपी पेस्ट कर दोगे, बहुत सारे क्वेश्चन में यही डायग्राम कॉपी पेस्ट हो रही होगी। बाकी प्रोटेक्टर का यूज भी आपको पता है। और फिलहाल आपके पास यहाँ तक काफी सारे इंस्ट्रूमेंट्स आपने देख लिए, जिनका यूज बहुत कॉमनली हमारे पास लैब में होता है, और वो आपके पास काफी कॉमन है। तो एक मैं आपको पहले जर्नल कैटेगरी का क्वेश्चन दिखाता हूँ। मतलब दो जो हमने लिखे थे ना अभी, के दो जर्नल टाइप सिंपल टाइप के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है। तो अभी हम उनकी बात कर रहे हैं, ग्राफ और प्लानिंग नहीं। मतलब आप इसको एक एक दिन भी करोगे ना, एक दिन हमने सिंपल क्वेश्चन डिस्कस किया, एक दिन ग्राफ, एक दिन प्लानिंग। तो उसके बाद बस आप रिव्यू भी करते रहो ना क्वेश्चंस को, इसमें ज़्यादा प्रैक्टिस की इतनी नीड भी नहीं पड़ती है आपको। तो ये हो जाता है बहुत इजीली, क्योंकि रिपीटेड आइडियाज होते हैं, और दो क्वेश्चंस तो आप इसमें बहुत आसानी से कर लेते हो। तो जैसे हम जर्नल फिजिक्स की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी के और आसान होते हैं, जर्नल के इसमें थोड़े से मुश्किल लगते हैं, क्योंकि उसमें आपके पास वैरायटी बहुत होती है। इलेक्ट्रिसिटी बहुत लिमिटेड आता है, लाइट लिमिटेड आता है बहुत। तो मैं आपको दिखाऊंगा उसके रिपीटेड क्वेश्चंस भी। तो अब इसमें आपके पास इस तरह के क्वेश्चंस हैं, जैसे ये क्वेश्चन है, ये जर्नल है बिल्कुल, मतलब आप इसमें देख रहे हो सिर्फ आपको स्टेटमेंट्स नजर आ रही हैं, कोई ग्राफ कुछ नहीं था। ठीक है। अब ये देखो, इसमें ग्राफ है पूरा, ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है, और ये 4 मार्क का लाजमी होता है हर पेपर में। ठीक है। खैर ये भी आसान होता है, लेकिन ये है कि ग्राफ को आपको 4 मार्क्स के लिए देखना पड़ेगा कि 4 मार्क के लिए इसमें करना क्या क्या है। उसके बाद ये भी आपके पास एक और ग्राफ का क्वेश्चन है। ठीक है। और ये भी ग्राफ को क्वेश्चन आ गया, ये भी ग्राफ को क्वेश्चन है। तो आप देख रहे हो जर्नल फिजिक्स में ग्राफ के क्वेश्चंस उन्होंने, और सेटअप भी रिपीट हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि सेटअप डिफरेंट हो। जैसे आप ये देखो, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट से रिलेटेड एक एक्सपेरिमेंट दिया है उन्होंने। ठीक है। यहाँ पे स्प्रिंग वाला आ गया। अब आप देखो, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट से रिलेटेड एक और एक्सपेरिमेंट, अब थोड़ी सी चेंजेस कर दी। ठीक है। फिर प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट दिया है इन्होंने। तो आप देखो, कंसेक्यूटिव इसमें एक्सपेरिमेंट्स की रिपीटेशन है, उसके बाद फिर ये आ गया आपके पास उससे रिलेटेड। ठीक है। और जो लास्ट में क्वेश्चन था वो डेंसिटी वाला था, यानी मेजरिंग सिलेंडर से रिलेटेड। तो इसमें से कोई भी आप रैंडम कर सकते हो, ये प्लानिंग वाला क्वेश्चन आ गया। ठीक है। ये हम लास्ट में करेंगे। तो अभी हम लेट सपोज, ये देखो आप टर्निंग इफेक्ट फिर से एक बार और आ रहा है, मतलब 4 5 बार तो आप इसको देख चुके हो कंसेक्यूटिव पेपर्स में। तो लेट सपोज हम, इसमें भी ग्राफ है, ये भी ग्राफ है। ठीक है, हम लास्ट वाला क्वेश्चन, बल्कि ये वाला करते हैं हम। ठीक है, क्योंकि वो जो लास्ट क्वेश्चन है ना, वो ऑलरेडी मैंने काफ़ी बार सॉल्व करके, उसकी वीडियो है अवेलेबल, वो मैं आपको लिंक भेज दूंगा। तो इसलिए वो वाला मैं नहीं करवा रहा था अभी, क्योंकि वो ऑलरेडी सॉल्व पहले भी 2 3 बार किया है। तो वो लिंक आपको मिल जाएगा एज इट इज। ये वाला ट्राई करते हैं। अब इसमें आप देखो, स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट्स द स्ट्रेचिंग ऑफ अ स्प्रिंग। ठीक है। सिंपल वर्ड्स में अगर हम बात करें, तो ये हमारे पास सिंपल कैटेगरी वाला क्वेश्चन है, उसकी बात कर रहे हैं हम। इसमें आपने कुछ नहीं सोचना, इन्फॉर्मेशन जो गिवन है उसको आप ध्यान से देखो, और आंसर मिल जाएगा आपको।
ठीक है। उसके बाद ये द apparatus इज शोन इन फिगर 1.1। अब आप यहाँ पे देखो, उन्होंने मैग्नीफाई कर दिया आपके लिए, क्योंकि आप प्रैक्टिकल तो कर नहीं रहे कि आपके सामने apparatus हो, तो वो आपको इस तरह मैग्नीफाई करके देंगे। ठीक है। अब इसमें आपने करना क्या है, आप पहले इंस्ट्रक्शन देखोगे, खुद से कुछ भी नहीं करना। आप पहले देखो, आप फर्स्ट पार्ट है, जहां जहां मार्क्स हैं उनको सॉल्व करना है आपने। टेक टू रीडिंग्स फ्रॉम द मीटर रूल टू डिटरमाइन द अनस्ट्रेच लेंथ एल नॉट एंड द कॉइल्ड पार्ट ऑफ द स्प्रिंग। ठीक है। तो यहाँ पर आपने इसकी अनस्ट्रेच लेंथ बतानी है कितनी होगी, और दो रीडिंग्स की हेल्प से। अब दो रीडिंग्स की हेल्प का मतलब ये है कि जहां तक आपके पास कॉइल बनी हुई थी ना स्प्रिंग की, आपने वहां से मेजरमेंट लेनी है। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल, आपने अगर इस पार्ट से मेजरमेंट स्टार्ट की, ठीक है, ये इसके सामने आ रही है, तो बिल्कुल दूसरी तरफ से भी आप इसका यही वाला पार्ट कंसिडर करोगे। आप रूलर रख के भी देखोगे, आपको रीडिंग मिल जाएगी। ठीक है। क्योंकि एक्सप्लेनेशन करनी है, इसलिए मैं यहाँ मार्क कर रहा हूँ ये इस तरह से। तो आपने इसकी रीडिंग नोट की, लेट सपोज आप इसे L2 कंसिडर कर लो, और ये L1 हो जाएगी। ठीक है। तो इसकी वैल्यू होगी 21.123। सही है, आसान है रीड करना, कोई मुश्किल नहीं है, रूलर है। फिर इसी तरह से 22.1234567 8, 22.8। सही है। तो आपके पास बहुत आसान हो गया, रीडिंग वन आपने लिखी 21.3, और यूनिट भी गिवन है, फिर आपने लिखा 22.8। कहीं अगर यूनिट नहीं होगा तो वो आपको बता देंगे कि यूनिट आप खुद लिख कर दिखाओ, वरना आपके पास गिवन होते हैं। इसका आंसर कितना आएगा, सब्ट्रैक्ट करके 1.5। ठीक है। तो अब उन्होंने आपको बता दिया था कॉइल पार्ट लेना है आपने। ठीक है, कॉइल पार्ट आपने ऊपर वाला भी मैक्सिमम ले लिया, नीचे वाला भी मैक्सिमम ले लिया, तो उससे आपने मेजरमेंट कर ली। अब ये वाली रीडिंग जो है सिर्फ यहाँ खत्म नहीं हो गई, ये आगे भी कहीं यूज होगी, तो वो आपको रेफरेंस दे देंगे कि जो ए पार्ट में था वहां से आप जो है वो रीडिंग लेकर सॉल्व करो। अब सेकंड पार्ट है, ड्रॉ अ डायग्राम टू शो क्लियरली हाउ यू वुड यूज अ सेट स्क्वायर टू ऑब्टेन एन एक्यूरेट रीडिंग फ्रॉम द मीटर रूल। अब आप देखो, ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, तो इसमें कुछ ज्यादा तो करना नहीं है, और ये वही वाला क्वेश्चन है जिसकी अभी हम बात कर रहे थे यहाँ पर, सेट स्क्वायर वाली ये। ठीक है। अब आप देखो, वही स्प्रिंग है, क्योंकि मोस्टली स्प्रिंग में ही करते हैं हम, क्योंकि स्प्रिंग सेंसिटिव होता है, वहां पर हैंग कर रहा होता है, तो उसमें अगर आप टच कर दोगे उसको, तो हो सकता है वो थोड़ा टिल्टेड हो जाए और हमें पता भी ना चले। तो वो बिल्कुल वर्टिकल पोजीशन में होना चाहिए। तो ये वाली आपने डायग्राम एज इट इज कॉपी पेस्ट करनी है यहाँ पर। ठीक है। तो अभी मैं पूरी दोबारा नहीं बना रहा, क्योंकि वो आपके सामने बनी हुई है ऑलरेडी, और 1 मार्क की है, कुछ ज्यादा भी नहीं है। ठीक है। बस आप इसी को स्टैंड भी आप शो करना चाहो कर सकते हो, नहीं करना चाहो कोई जबरदस्ती नहीं है इसमें स्टैंड। तो वो तो मैंने आपको प्रैक्टिकल उसमें बताया था कि प्रैक्टिकली ये रूलर वर्टिकल कैसे रखेंगे स्टैंड की हेल्प से। ठीक है। आयरन स्टैंड। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये आयरन स्टैंड है बेसिकली, उसके ऊपर रूलर फिक्स है, और ये लैब में अवेलेबल होते हैं ऑलरेडी। आपको ये नहीं है कि रूलर इस पे स्टिक करना हो, आप स्टिक भी कर सकते हो, वरना इस तरह के अपैरेटस ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल होते हैं। और दूसरी बात ये कि आपके पास ये नोट्स में से आ गया पेज नंबर 4 से, तो डायग्राम कॉपी पेस्ट हो गई। आगे चलते हैं। अब आप देखो, कुछ रीडिंग वो कभी कभी आपको दे भी देते हैं, जैसे यहाँ पर उन्होंने लिखा है स्टूडेंट सस्पेंड्स द लोड ऑफ 1 न्यूटन फ्रॉम द स्प्रिंग, ही रिकॉर्ड्स द न्यू लेंथ L1 ऑफ द कॉइल्ड पार्ट ऑफ द स्प्रिंग। तो अब जो नई लेंथ आ रही है वो 2.2 आ रही है। ठीक है। और हमारे पास लेंथ पहले कितनी थी, 1.5। इसका मतलब है वैल्यू 1.5 से बढ़कर 2.2 हो गई। इसका मतलब है मास जब हम ऐड करेंगे तो स्ट्रेच तो वो होगा लाजमी। ठीक है। तो स्ट्रेच होने की वजह से
अब यहाँ पर आपके पास ओरिजिनल लेंथ 1.5 थी, अब यहाँ 2.2 हो गई। अब वो कह रहे हैं कि आप एक्सटेंशन फाइंड आउट करो यूजिंग इक्वेशन दिस। अब आप इस इक्वेशन में ध्यान से देखोगे कि कौन से कंपोनेंट्स की बात हो रही है, इक्वेशन खुद देंगे वो आपको। L1 तो ये रहा 2.2, और एल नॉट की अगर आप वैल्यू देखो तो एल नॉट की वैल्यू ये रही 1.5। ठीक है, तो -1.5। तो बस आपने कैलकुलेटर से 2.2 -1.5 किया, 0.7 आ गया यहाँ पर, इजी। ठीक है, और उसके बाद कैलकुलेट अ वैल्यू फॉर द स्प्रिंग कांस्टेंट के यूजिंग द इक्वेशन। अब आपको स्प्रिंग कांस्टेंट का फॉर्मूला याद होगा, लेकिन वो आपको खुद से दे रहे हैं। ठीक है, तो आपने खुद से लिखना नहीं है, उन्होंने आपको दे दिया है। और यूनिट अब लिखना लाजमी है, यूनिट के इस बार मार्क्स मिलेंगे क्योंकि वो आपसे पूछ रहे हैं, यूनिट इंक्लूड करना जरूरी है। अब पी की वैल्यू अगर आप देखो तो पी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में मिल जाएगी, आपको खुद से याद करके कोई कुछ भी नहीं लिखना। यहाँ पर आ गया 1 न्यूटन डिवाइडेड बाय E1 की वैल्यू अभी अभी आपने कैलकुलेट किया 0.7 सेंटीमीटर। अब क्योंकि यूनिट्स आंसर में लिखने हैं ना, इसलिए मैंने दोनों के यूनिट्स लिख दिए साथ में। तो 1 डिवाइडेड बाय पहले 0.7 करते हैं, तो यार है 1.43। और अगर इसमें आप सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करो तो जैसे हम थ्योरी में बात करते थे कि 2 या 3 आप लिख सकते हो, तो यहाँ भी 2 या 3 लिख सकते हो। और बेस्ट यही होता है कि जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको क्वेश्चन के नंबर्स में नजर आ रहे हैं आप उतने ही लिखो। जैसे यहाँ पे 2 नजर आ रहे हैं ना आपको, तो आप 2 तक ही रखो ताकि पूरे क्वेश्चन का पैटर्न एक जैसा रहे। जैसे उन्होंने दिया है 2.2 खुद लिखकर, यानी 2 सिग्निफिकेंट फिगर, तो हम भी 2 पे रखते हैं इसे, ये हो जाएगा 1.4। अब यूनिट की अगर बात की जाए तो न्यूटन पर सेंटीमीटर बन रहा है। वैसे हम ऐसा यूनिट न्यूटन पर मीटर लिखते हैं, लेकिन अभी वैल्यूज के अकॉर्डिंगली जो उन्होंने दी है हमें, क्योंकि यूनिट उन्होंने खुद दिया है, तो हम उसी यूनिट को यहाँ मेंशन कर रहे हैं। आपने खुद से कन्वर्ट नहीं करना जब तक वो आपसे पूछेंगे नहीं। क्योंकि प्रैक्टिकल में होता यही है कि प्रैक्टिकल हमारे पास जो वैल्यूज होती हैं वो अक्सर छोटी वैल्यूज में रिकॉर्डिंग होती है उनकी, सेंटीमीटर सेकेंड्स इस तरह से। उसके बाद सी पार्ट आप देखो, फिर से एक और लोड उसने सस्पेंड किया 5 न्यूटन का। और उसके अलावा ही रिकॉर्ड्स द न्यू लेंथ L5 ऑफ द कॉइल्ड पार्ट ऑफ द स्प्रिंग। तो अब नई आपके पास वैल्यू आ गई 6.3, क्योंकि आप लोड बढ़ाते जाओगे उसकी लेंथ बढ़ती जाएगी। और फिर से आपने E5 कैलकुलेट करना है यूजिंग इक्वेशन। तो सेम वही इक्वेशन है, बस वैल्यूज चेंज हो गई। अब L5 यहाँ लिखा हुआ है 6.3, और एल नॉट की अगर बात करें तो एल नॉट आपको वही दोबारा से मिलेगा 1.5। अब हमने क्वेश्चन में देखोगे सारे सिंबल्स क्लियरली मेंशन होते हैं, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपको सारी चीजें आपके क्वेश्चन में मिलेंगी। अब आप ये देखो, ये सिंपल कैटेगरी का क्वेश्चन इसे इसलिए कहते हैं, वो सब आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, बस आप फॉलो करो और आगे चलते जाओ। ये हो गया 4.8। अभी तक आपने कोई थ्योरी या कोई ऐसी चीज अप्लाई नहीं की जो याद की करवाई हो आपको अलग से, कुछ भी हमने ऐसा अप्लाई नहीं किया। उसके बाद एक सेकंड वैल्यू है फॉर द स्प्रिंग कांस्टेंट यूजिंग द इक्वेशन। फिर से इक्वेशन उन्होंने दी है सेम, और इस बार उन्होंने खुद कहा है 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो हमने पहले खुद से चीज फॉलो की 2 सिग्निफिकेंट वाली, यहाँ पर भी अब उन्होंने आपको खुद से ये चीज मेंशन कर दी। तो अगर ऊपर आप 2 सिग्निफिकेंट फिगर नहीं लिखते तो मसला नहीं होगा, लेकिन यहाँ आपको 2 लिखना जरूरी है क्योंकि उन्होंने आपसे कहा है। तो पी की वैल्यू इस बार 5 थी, इस बार नई पी की वैल्यू दी है, पिछली बार पी की वैल्यू जो है वो अलग थी। तो इसका ध्यान बस आपने रखना है कि नई वैल्यू को कंसिडर करना है, पुरानी को नहीं। तो दोबारा से ये 5 न्यूटन डिवाइडेड बाय E5 की वैल्यू है 4.8, और फिर से सेंटीमीटर है। ठीक है, 5 डिवाइडेड बाय 4.8, ये हो जाएगा 1.04। और इसका भी यूनिट वही न्यूटन पर सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब जब कैलकुलेशन वाले पार्ट्स ये हो जाते हैं ना, तो इसमें
इसके बाद फिर वो आपसे कुछ सजेशन टाइप क्वेश्चंस पूछते हैं, आप सजेस्ट करो, प्रिकॉशन लिखो, वो आपने खुद लिखने होते हैं। अच्छा, वो भी कोई मुश्किल नहीं होते, आपने उसमें भी प्रैक्टिकली सोचना होता है। जैसे इलेक्ट्रिकल, एक सर्किट है इलेक्ट्रिसिटी का, अब आप वो परफॉर्म कर रहे हो, तो उसमें एक जर्नल सी बात है कि आप इस चीज़ का ध्यान रखोगे कि कोई भी वायर ओपन ना पड़ी हुई हो, मतलब वो सप्लाई में कनेक्टेड है और वो ओपन रखी हो, ठीक है। और कोई भी अगर वायर आपके पास उस पे इंसुलेशन नहीं हुई भी, वो डैमेज है, वो यूज़ नहीं करनी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बेसिक होती हैं, ये हमें पता होती हैं काफ़ी सारी। तो आपने उसी की बेसिस पर जो है प्रिकॉशंस वगैरह जो है वो डिस्कस करने होते हैं। तो अभी उस तरह का जब क्वेश्चन आएगा, जैसे ये आ गया, तो इसकी भी मेरे पास शॉर्ट नोट्स हैं, वो मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। उनमें बस ये कि एक बार आप रीड कर लेना, उसमें बहुत कुछ ये नहीं है कि आप उसको बहुत टिपिकल या टेक्निकल चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत बेसिक सी होती हैं। जैसे ग्लव्स पहनना, नॉर्मल ग्लासेस यूज करना कि स्पार्क होकर वो ना आए बाहर, ठीक है, जैसे केमिकल्स में आप परफॉर्म कर रहे होते हो। तो इस तरह के बस सिंपल सिंपल चीज़ें होती हैं प्रिकॉशंस वगैरह में, वही चीज़ें रिपीट होती हैं। अब वो कह रहे हैं स्टेट वेदर योर टू वैल्यूज ऑफ द स्प्रिंग कांस्टेंट के कैन बी कंसिडर्ड इक्वल विद इन द लिमिट्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल एक्यूरेसी। अब इसमें एक चीज आपने ध्यान में रखनी है, अब जो हमने दो के की वैल्यू फाइंड आउट की है ना, अब उन्होंने आपसे दो तो कैलकुलेट करवाई हैं, और वो ये आपसे पूछ रहे हैं कि ये दोनों इक्वल कंसिडर कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। इसमें अब बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, वो हुक्स लॉ अप्लाई कर देंगे खुद से, जबकि उन्होंने क्या बोला है कि कंसिडर्ड इक्वल विद इन द लिमिट ऑफ एक्सपेरिमेंटल एक्यूरेसी। तो अभी जितना आपने एक्सपेरिमेंट देखा है, उसी की रेंज में रहते हुए, उन्हीं वैल्यूज में रहते हुए आपने आंसर करना है, बाहर से उसके अलावा खुद से कुछ मेंशन नहीं करना कि आपने हुक्स लॉ की स्टेटमेंट दे दी कि हुक्स लॉ ये होता है तो उसके अकॉर्डिंगली इक्वल होगा अगर ये वैल्यू आ जाए। तो वो कंसिडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपने एक्सपेरिमेंट के अलावा थ्योरेटिकल नॉलेज अप्लाई कर दी। तो यहाँ पर उन्होंने क्लियरली लिखा है एक्सप्लेन योर आंसर बाय रेफरिंग टू योर रिजल्ट्स। तो सबसे पहले तो आप अपनी दोनों के की वैल्यूज को देखो। एक के की वैल्यू आई है 1.04, मतलब राउंड ऑफ करें तो 1। एक के की वैल्यू आई है 1.4, अगर इसे भी राउंड ऑफ करते हैं तो ये भी 1 होगा, क्योंकि 0.5 से कम है। तो फिलहाल अगर हम सबसे पहली चीज देखें, तो हमें ये लगता है कि के की वैल्यू ऑलमोस्ट इक्वल है, ठीक है। मतलब आप सब यही बोलोगे कि ऑलमोस्ट क्लोज है, मतलब कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है कि एक 1 है एक 6 है, इतना कोई डिफरेंस नहीं है, एक 1 है एक 3 है, इतना भी डिफरेंस नहीं है। एक 1.4 है एक 1.04 है, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस है, लेकिन एक्सपेरिमेंट करते हुए एरर्स भी आते हैं। तो ये प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस की रिजल्ट्स हैं, तो इनमें कभी भी एग्जैक्ट सेम वैल्यू नहीं आती। थ्योरी में हम आइडियल कंडीशन कंसिडर कर रहे हो तो उसमें सेम रिजल्ट आ जाते हैं। जैसे 9.8 आप प्रैक्टिकल करोगे अगर परफॉर्म जी वैल्यू 9.8, तो प्रैक्टिकली वो आपके पास 9.8 के क्लोज आ जाएगी, लेकिन 9.8 बहुत ही रेयर चांस है कि वो 9.8 आ जाए, क्योंकि प्रैक्टिकली हो नहीं सकता, क्योंकि आपके पास बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं सराउंडिंग में जो आपके एक्सपेरिमेंट को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? तो इसमें आप सिंपल ये लिखोगे, क्योंकि उन्होंने आपको कहा है कि एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट से आप कंसिडर करते हुए आंसर लिखोगे, तो आपने खुद से कुछ भी कमेंट नहीं करना थियोरेटिकल बेसिस पर, ये चीज़ आप याद रखना, इसलिए बार बार आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अक्सर हम थ्योरी क्योंकि पढ़ के आए होते हैं, हमारे पास थ्योरी इतनी सारी चीज़ें हमारे माइंड में चल रही होती है, तो हम लिख देते हैं जल्दी में कि अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ ये इस तरह से होगा, ठीक है, जबकि आपने ऐसा नहीं करना। तो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज ऑलमोस्ट क्लोज आ रही हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ये सेम होगा, ठीक है। और इसमें वो आपके पास कोई फिक्स आंसर भी नहीं देते आपको, क्योंकि ये डिपेंड करता है ओपिनियन पे आपके, कि आपने जो वैल्यूज देखी उनको आपने स्टेटमेंट में क्या लिखा और फिर उसको जस्टिफाई कैसे किया। तो वो आपकी ये टेक्निक देखते हैं कि आप जो आंसर लिख रहे हो, क्योंकि आप देखो 1 मार्क है, तो कोई इतनी ज्यादा आपने डिटेल करनी नहीं है, बस आप सिंपल लिखोगे जैसा आपने लिखा स्टेटमेंट में, यस,
द वैल्यू ऑफ के कैन बी कंसिडर्ड इक्वल। भले आप यस भी लिख दो तो बहुत है, ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको बाद में याद रहे कि हम इसमें प्रूफ क्या कर रहे थे। और इसका हम लॉजिक ये देंगे कि जो हमारे पास दो वैल्यू आई है के की, एक आई है 1.04, एक आई है 1.4। द वैल्यूज ऑफ के इन एक्सपेरिमेंट आर ऑलमोस्ट इक्वल, या आप ये लिख सकते हो क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, बस ये सिंपल सी बात हो गई। आपने कोई ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं दी, ना हुक्स लॉ का रेफरेंस देना है, क्योंकि हमें पता है कि एक्सपेरिमेंट उसी टॉपिक से रिलेटेड है, लेकिन आपने उसका रेफरेंस नहीं देना अभी। ठीक है। और बाकी जैसे आप फ्रेज करना चाहो, आप वैल्यू लिख कर दिखा दो, ये दोनों, ये वैल्यूज थी, ये दोनों क्लोज हैं, आप लिख सकते हो। इसी तरह से अब ई पार्ट आप देखो। अब लास्ट के ना 2-3 मार्क्स या 4 मार्क्स आपको वो इस तरह के क्वेश्चन से देते हैं। अ स्टूडेंट इम्प्रूव्स द एक्सपेरिमेंट बाय टेकिंग एडिशनल सेट्स ऑफ रीडिंग। अभी तो हमने दो रीडिंग्स देखी थी ना, अब यहाँ पर आपके पास देखो मल्टीपल रीडिंग्स थी। तो सजेस्ट द एडिशनल apparatus दैट द स्टूडेंट यूजेस। अब आप मल्टीपल रीडिंग्स और लेना चाह रहे हो उसमें। आपको याद होगा कि अभी इस एक्सपेरिमेंट में आपने एक 1 न्यूटन का मास ऐड किया था, वेट ऐड किया था, एक 5 न्यूटन का, बस दो ऐड किए थे। इसके अलावा और कुछ इसमें ऐड हमने नहीं किया था। तो वो आपसे पूछ रहे हैं एडिशनल अपैरेटस के बारे में। तो एडिशनल अपैरेटस का मतलब ये हुआ कि जाहिर सी बात है आपको और ज्यादा लोड्स चाहिए होंगे। 5 के बाद आप 7, 10, 8 कोई भी वैल्यू का लोड एक्स्ट्रा यूज कर सकते हो। ठीक है। तो बस आप इसमें ये लिखोगे एडिशनल लोड्स। और उसके बाद है सजेस्ट हाउ द स्टूडेंट यूजेस द एडिशनल रिजल्ट्स। तो एडिशनल रिजल्ट्स को हम कैसे यूज करेंगे? तो एडिशनल रिजल्ट्स का मतलब ये हुआ कि अब ये वाला थोड़ा सा आप इसमें थ्योरी वाली नॉलेज अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। और अगर नहीं भी करो तो कोई इतना मसला नहीं है, क्योंकि अभी हम के की वैल्यू को टेस्ट करना चाह रहे हैं। अब के की वैल्यू इक्वल है पी ओवर ई के। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इसको वाई पे प्लॉट करें, इसको एक्स पे प्लॉट करें, और अगर आपके पास सारे पॉइंट्स एक ही लाइन पे आते हैं, तो इसका क्या मतलब होगा कि के की वैल्यू कांस्टेंट है। ठीक है। और अगर आपके पास ग्राफ वाला ऑप्शन आप नहीं लिख रहे, तो आप सिंपल ये लिख सकते हो कि हम मल्टीपल वैल्यूज लें, फिर उसका एवरेज निकाल लें। जैसे अभी हमारे पास दो रिजल्ट्स आए हुए हैं, अब इसी तरह टोटल 5 रीडिंग्स हो जाती हैं, आप पांचों को ऐड करो, डिवाइड बाय 5 कर दो, तो आपका आंसर 1 के करीब करीब होगा। तो इसका मतलब है कि ए की वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग होगी। सही है। तो आपके पास एक ऑप्शन ये है कि आप ग्राफ का रेफरेंस दे सकते हो। अच्छा, इसमें मोस्टली क्या होता है, या तो ग्राफ के रेफरेंस से आंसर होगा, या आप एवरेज के रेफरेंस से आंसर लिख रहे होगे। ठीक है। तो जैसे आपने एक बात लिखी, प्लॉट अ ग्राफ एंड फाइंड ग्रेडियंट टू चेक और टू गेट फाइनल रिजल्ट। ठीक है। अगर आपके पास स्ट्रेट लाइन हो, तो अब वो जब एक्सप्लेन बोलेंगे ना, फिर आप लिखोगे कि आप ग्राफ बनाओ, अगर स्ट्रेट लाइन आती है तो के की वैल्यू कांस्टेंट है, अगर नहीं आती तो के की वैल्यू वेरिएबल है। लेकिन अभी उन्होंने पूछा नहीं है एक्सप्लेनेशन। ठीक है। और अगर आप ये वाला पॉइंट नहीं लिखते, इन केस आपको ग्राफ वाला नहीं याद आ रहा, नहीं समझ आ रहा उस वक्त, तो आप ये लिख सकते हो सिंपल, रिकॉर्ड। आपने मल्टीपल रीडिंग्स रिकॉर्ड कर ली। ठीक है, दो तो उन्होंने दी थी, उसके अलावा भी आप 5 कर लो, 10 कर लो, 8 कर लो, जितनी भी करना चाह रहे हो। एंड फाइन
एवरेज, उसका आप एवरेज ले लो। ठीक है, अभी जैसे आपके पास एक रिजल्ट आया था 1.4, एक वैल्यू आई थी 1.04, इसी तरह से आपके पास और रीडिंग्स आ जाएंगी। ठीक है, अभी आपके पास मल्टीपल रीडिंग्स आ गई, जैसे आप इन्हें ऐड करोगे, 5 से डिवाइड कर दोगे, तो इससे भी आपको फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास होते हैं सिंपल कैटेगरी के क्वेश्चंस, जिनको हम बहुत सिंपल टाइप कंसिडर करते हैं। और इसमें आप देख सकते हो, आपने भी कुछ भी एटीपी के बारे में याद नहीं किया ना, आपसे कोई डेफिनेशन, थ्योरी कुछ भी याद नहीं करवाई, उसके बगैर ही आपने से सॉल्व किया अभी। और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था कि जो आपको आता ना हो। ठीक है, मतलब सजेशन वाला या लास्ट वाला पार्ट चलो आपके लिए न्यू होगा, हो सकता है, लेकिन उसके अलावा इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था कि जो आपको समझ ना आया हो। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा, इसमें अब आपने पता है क्या करना है कि अभी आप जिनका थ्योरी एग्जाम है वो तो उसके लिए भी प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, और अगर आप चाहो तो साथ साथ एटीपी की भी प्रैक्टिस रैंडम कर सकते हो, क्योंकि एटीपी पता है क्या, बस आप पेपर ओपन करो, प्रैक्टिस करो, खत्म। इसमें कोई रिवाइज नहीं करना, कुछ मतलब आपको न्यूमेरिकल्स नहीं करने, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपको जैसे बताया कि टोटल 4 टॉपिक्स होंगे इसमें, तो इनकी फाइल्स आपको टॉपिकल में ड्राइव पे अपलोड करके लिंक दे दूंगा। ठीक है, लिंक आपको मिल जाएगा, उसमें 4 टॉपिक की 4 टॉपिकल फाइल हैं। ठीक है, पास पेपर से करो, टॉपिकल से करो, इसमें कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है, जो आपको आसान लगे आप कर सकते हो। तो टॉपिकल से कर लो, तो मैं तो आपको वही प्रेफर करूंगा, आसानी रहेगी। आपको पता होगा कि इसी टॉपिक से रिलेटेड है, तो उसके 4-5 एक साथ प्रैक्टिस कर लिए, फिर दूसरे टॉपिक के एक साथ 4-5 प्रैक्टिस कर लिए, बहुत है। मतलब सिंपल जो क्वेश्चंस हैं, आप हर ईयर में से एक एक कर लो। ठीक है, या अलग अलग टाइप के कर लो, टॉपिकल में आपको फायदा ही होगा, जैसे अभी आपने एक कर लिया स्प्रिंग वाला। ठीक है, अब आप स्प्रिंग वाले के अलावा कोई कर लेना, पेंडुलम कर लिया। ठीक है, या कोई जर्नल आपके पास, जैसे वो पिवट वाला क्वेश्चन आ रहा था, मोमेंट वाला, एक वो कर लिया, एक सिलेंडर वाला कर लिया, इस तरह आपने मल्टीपल टाइप कर ली ना, तो आपको समझ आ जाएगा कि अच्छा, इसमें तो बहुत आसान आसान चीजें आ रही हैं और वही रिपीट होती रहती हैं। मतलब ये स्प्रिंग वाला आपको अक्सर जगह पे रिपीटेड फॉर्म में मिलेगा, लेकिन क्वेश्चंस बस थोड़े से अलग होंगे। ठीक है, अब देखो ये सेम चीज दोबारा दी है उन्होंने, बस इस बार क्या किया है, ग्राफ दे दिया, पिछले में ग्राफ नहीं था। तो रिपीटेशन इसमें बहुत है। ठीक है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट हमारे पास ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी परफॉर्म कर लेंगे। आप जिस लेवल पर हो अभी, ओ लेवल्स आईजीसीएसई में, तो इसमें बहुत एडवांस नहीं होते, तो इस वजह से। ठीक है, तो यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है, तो इसमें बस आपने ये करना है कि आप फाइल डाउनलोड करके रख लेना अपने पास। ठीक है, सारी टॉपिकल्स, और इन नोट्स में आपके पास बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। ठीक है, और आप अभी ये जो सिंपल क्वेश्चंस आते हैं ना दो, ठीक है, 20 मार्क्स के होंगे ऑन एवरेज, दोनों क्वेश्चन को मिलाएं अगर, तो आप इनको प्रैक्टिस करो। 20 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कभी कम भी होते हैं। टोटल 40 मार्क का क्वेश्चन होता है, तो डिपेंड करता है कि वो 10-10 के दें या आगे पीछे दें, इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है वो इसको खुद से ट्राई करना। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें आपको ग्राफ करवा दूंगा। ठीक है, और फिर प्लानिंग। तो बस 2 क्लासेस में आपके पास ये एटीपी कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद सिर्फ प्रैक्टिस है, और वो मुश्किल भी नहीं है। ठीक है, कि आपको बहुत ज़्यादा क्लासेस चाहिए हो या बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए हो, तो इसमें ये कि आप डेली बस 2-3 क्वेश्चन रैंडम कोई भी करते रहो, तो आपके पास एटीपी बहुत आसानी से हो जाता है। ठीक है, तो सारी फाइल्स आपको मिल जाएंगी, उसके बाद आप प्रैक्टिस करना। फिर ये है कि एटीपी के बाद फिर हमारे पास सिर्फ एमसीक्यू रह जाएगा, और एमसीक्यू में आपके पास वही थ्योरी वाली नॉलेज होगी, बस उसमें एक हम डायरेक्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे पास पेपर से, तो उसमें हमें कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा एडिशनल। ठीक है।